Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your SST teacher, and I will teach history, the part of SST, right? So, this is my first lecture of this SST, and this is the first chapter, the French Revolution. अब ये चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या होती है, यूरोप का एक पार्ट है। फ्रांस की बात करेंगे यहाँ पर। रिवोल्यूशन होता है सडन इंक्रीजमेंट इन एनीथिंग, कोई भी चीज़ में किसी भी तरीके से इंक्रीजमेंट हो जाना, वो बस रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, फाइट भी होती है, राइट। तो रिवोल्यूशन कई तरीके की होती है, जैसे होता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है कि व्हीट एंड राइस में प्रोडक्शन हुआ तो उसको ग्रीन रिवोल्यूशन दे दिया गया, राइट। किसी भी चीज़ में इंक्रीजमेंट हो जाना तो उसे हम कहेंगे रिवोल्यूशन। अब यहाँ पर रिवोल्यूशन किस तरीके का हुआ, यहाँ पे किस तरीके से लोगों के राइट्स मिले, किस तरीके से लोगों ने अपनी डिमांड पूरी करी, इन सब में भी रिवोल्यूशन आया था। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. ठीक है, the king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. सो ये 14 जुलाई 1789 का टाइम था कि ये पेरिस की एक सिटी के अंदर एक अलार्म हुआ, एक कहते ना चेतावनी दी गई कि जो किंग है, राजा हैं वहाँ के, वो अपनी आर्मी के साथ आएंगे और गोली चलाना शुरू कर देंगे। ट्रूप्स कहते हैं आर्मी को। एक अफवाह फैली, र्यूमर्स कहते हैं अफवाह को। ये अफवाह फैली और जो लोग थे परेशान हो गए कि अब आएगी आर्मी और हमें मारना शुरू कर देगी, राइट। तो इसमें 7,000 लोग, ठीक है ना, मेन और वीमेन इकट्ठा हुए एक टाउन हॉल के अंदर और उन्होंने एक ग्रुप मतलब एक तरीके से बनाया और डिसाइड किया कि हम लोग जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग को लूटेंगे, उसमें जितने भी आर्म्स हैं, आर्म्स कहते हैं हथियारों को, लूटना शुरू कर देंगे। इस तरीके से इन लोगों ने इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद ये डिसाइड किया। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern parts of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. बस यही था, लोगों ने ग्रुप बनाया और सेवरल हंड्रेड पीपल मतलब कई सौ लोग जो थे इकट्ठा हुए और बढ़ना शुरू हुआ ईस्टर्न साइड को। और होने के बाद उन लोगों ने किलों के अंदर, जेलों के अंदर, ये सब जगहों पर जहाँ जहाँ उनको हॉर्डेड एमिनेशन मिस होता है कि गोला बारूद जो रखा हुआ था, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। इन द अलार्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टिल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज्ड। फिर जिस तरीके से ये चेतावनी दी गई थी, लोगों ने भी फाइट करना शुरू कर दी और जो बास्तील के कमांडर थे उनको मार दिया गया और जितने भी कैदी थे जेल के अंदर उनको रिलीज़ कर दिया गया। प्रिजनर्स कहते हैं कैदी को। दो दे वर ओनली 7 of them, yet the Bastille was hated by all because of it stood for the despotic power of the king. तो बास्टिल क्यों लोगों के द्वारा नफरत किया था, इट मीन्स लोग उससे क्यों नफरत करते थे, क्या प्रॉब्लम थी। और क्योंकि जो राजा था, बास्टिल का राजा था, या बास्टिल को हम कह सकते हैं कि एक जगह का था, उसमें राजा था, तो वहाँ के राजा से लोग नफरत क्यों करते थे। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. बस यही था कि इसमें भी बताया गया कि जो किले थे, महल थे, सब ढा दिए गए, टुकड़े उनके जो स्टोन थे, जो मेन कीमती चीज़ थी, वो सारे टुकड़े मार्केट में बेच दिए गए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें बर्बाद होना शुरू हो गया। ये हिस्ट्री में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम इससे स्टार्ट करते हैं, एक तो दूसरी कंट्री की कहानी है, राइट, और प्लस उसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक राजा है और मतलब इस तरीके से बताया कि लोग, किंग ने ऑर्डर दे दिया, आर्मी आएगी वो मारेगी, लोग परेशान हो गए, लोगों ने भी अटैक करना शुरू कर दिया। पहले ये पूरी एंड बता देंगे, बाद में बताएंगे ये हुआ क्यों था। ये थोड़ा सा इसको आप ध्यान से सुने, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको क्या करना है, पहले कहानी समझना हुआ क्या। इन्होंने एंड पहले दे दी, उसके बाद फिर ये भी डिटेल बताएंगे ये हुआ क्या था। तो अब इसके बाद देखेंगे कि बस यही था, जब
आगे देखेंगे इसका थर्ड पैराग्राफ में यही है। पूरे देश में जो उनका कंट्री साइड देहात था जिसमें बात करें, उसमें पेरिस के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लोग जो थे खाने के लिए एकदम फाइट करने लगे, और क्योंकि प्राइस बढ़ चुके थे, तो इन लोगों का मानना था कि कुछ होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा जो थी प्रॉब्लम आने लगी। लोग जो फ्रांस के किंग थे वो लोगों को फांसी देने लगे, और लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दी। अब रिज़ल्ट क्या हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अभी हम बात करेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी का जो था, फ्रांस में जो सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में हुआ क्या था, इसके बारे में अब देखते हैं हुआ स्टार्टिंग क्या थी। ये 1774 लुई 16 ऑफ द बूर्बो फैमिली ऑफ किंग असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। किंग जो थे लुई 16, ये बूर्बो फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये राजा थे और सिंहासन पर बैठे। असेंड द थ्रोन का मतलब होता है फ्रांस मतलब सिंहासन पर बैठना। 20 साल के थे और मैरिड हुए थे ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, इनसे इनकी मैरिज हो गई थी। तो एक तरीके से जब इनका कहते हैं ना हिज एसेशंस द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जब ये सिंहासन पर बैठे तो बैठने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिंहासन पर बैठे बिहार कुछ भी नहीं था। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब इसके अंदर यहाँ बताया गया कि जब वो सिंहासन पर बैठे तो कुछ भी नहीं था, सारा का सारा ख़जाना खाली था। बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी, सब कुछ हो गया था। द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, क्योंकि फाइट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो फ्रांस में जितने भी रिसोर्सेज थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई थी, राइट। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि फ्रांस में क्या हुआ। ये सब जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या थी, सब चीज़ें फ्रांस के अंदर खाली हुई जब राजा बैठे सिंहासन पे लुई 16, तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, पूरा फ्रांस में जो चीज़ें थी सारी खाली हो गई थी, राइट। तो यहाँ तक हमें आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद अब जब राजा बैठे तो राजा को तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो इस नियम में क्या कहा, एडेड टू दिस वाज द मोस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलिस। और जब राजा बैठे हैं तो उनको एक महल भी चाहिए और मेंटेन भी करना है, खर्चे भी करना होते हैं। इस तरीके से राजा ने क्या करा कि फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो था उस टाइम पे हुकूमत करता जा रहा था, तो फ्रांस ने हेल्प भी करी थी अमेरिकन कॉलोनीज़ की और उनको आज़ादी भी दिलाई थी ब्रिटेन से। और द वॉर, क्योंकि वो फिर फ्रांस में फाइट में जब लड़ चुका था तो उसके बाद जितनी रिसोर्सेज थी वो ख़त्म हो चुकी थी। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरे ये करेंसी का नाम है, टू अ डेट दैट ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे। सो इसमें आप लिवरे देख सकते हैं, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ओके। डिसकंटिन्यू इन 1794, बाद में ये ख़त्म हो चुकी थी, लिवरे करेंसी को बोला जाता था फ्रांस की। तो कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब चुका था ये फ्रांस भी। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चेंज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर एक तरीके से लोन भी मिल चुका था, ओके, लोन भी दे चुके थे, और उसके बाद लोन देने के बाद उससे ब्याज भी लगता था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब यहाँ था क्या मेन चीज़ कि यहाँ पे गवर्नमेंट को मजबूर ही टैक्स बढ़ाना था, क्योंकि जो गवर्नमेंट फ्रांस जो है पूरा डूबा हुआ कर्जे में, तो क्या करना पड़ेगा, वहीं के लोगों पर तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट की इनकम होगी गवर्नमेंट उसको पे कर देगी। बस यही हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या करा, जब राजा बैठे सिंहासन पे उन्होंने फिर खर्चों को अपने मेंटेन करना थे, सब तरीके से करना था, तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस में टैक्सेस बढ़ा दिए। जब उन्होंने टैक्स बढ़ाए तो क्या हुआ इसका रिजल्ट कि इवन दिस मेजर would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. Only member of the third state paid tax. इन्होंने फिर क्या करा, किंग ने इसमें 3 स्टेट बनाए, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्या करा इन्होंने, राजा जब सिंहासन बैठे उन्होंने 3 स्टेट बनाए, और बनाने के बाद जो थर्ड स्टेट था उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बस यही हुआ, यहीं से जो थी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट स्टेट हो गया, ये सेकंड स्टेट हो गया, थर्ड हो गया, राइट। तो फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले कुछ नहीं कर देंगे, लेकिन थर्ड स्टेट वाले जो यहाँ पर मेंशन किया गया था, ये लोग जो हैं टैक्स पे करेंगे। अब फर्स्ट वाले में कौन थे, क्लर्जी लोग थे, जो चर्च में पादरी होते हैं वो थे, नोबिलिटी सेकंड वाले में आ गए। और थर्ड स्टेट में जो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, व्यापारी, ये सब ऑफिशियल्स, लॉर्ड्स, इसमें पीस एंड आर्टिजन सभी लोग थे। इन लोगों को ही टैक्स देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। So I hope everything is clear to all till here. Is there any problem?